अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक का चैप्टर है नया, उसका लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15-16 में आपको इससे पहले कवर करा चुका हूँ, कैचअप कीजिएगा। उसके थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, MCQs ईच एंड एवरीथिंग जा चुकी है। चैप्टर 17 का नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर 16 था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक शक्ल थी, अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सर्टेन लिमिटेशंस हैं जहाँ पे हम फर्स्ट लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हद ख़त्म होगी वहाँ से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। कोशिश कीजिएगा मेरा लेक्चर पूरा लें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेली लाइफ ज़िंदगी का हमारा लेक्चर है और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपका इंटरेस्ट भी कायम रहे और लेक्चर के साथ कुछ लिख भी लें, आवाज़ भी मेरी सुन लें। सिर्फ तस्वीर खींचेंगे तो मुमकिन है कि कुछ काम की बातें मिस हो जाएँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चूँकि इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स का वर्ड आ रहा है तो इसमें भी हीट एनर्जी का कुछ जिक्र होगा, यानी हीट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन होगी। लेकिन बेसिकली इसमें हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी जो है इसके दरमियान काम होता है। हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है? जिसमें हरारत हो, और मैकेनिकल क्या है? जिसमें हरकत हो, मूवमेंट, मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी दो स्टेटमेंट्स दो अलग अलग लोगों ने, फिजिसिस्ट ने अपने अपने तौर पर दी, और दोनों ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं। इस चीज़ को बड़ा क्लियर रखें, यानी फर्स्ट लॉ की तो एक ही स्टेटमेंट थी, सेकेंड लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों मिलकर ये लॉ कंप्लीट होगा। यानी अगर आपने इसको यूँ समझ लिया कि सेकेंड लॉ की दो स्टेटमेंट नहीं, सेकेंड और थर्ड लॉ है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी दो स्टेटमेंट, क्योंकि ये दोनों एक ही कॉइन के दो रुख, यानी कि टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन है, एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में देखेंगे तो ये एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स एक ही बात को बयान कर रहे हैं दो अलग अंदाज में। पहले जिसने स्टेटमेंट दी थी वो केल्विन था। ये वही केल्विन है जो एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल जो हम टेम्परेचर स्केल चैप्टर नंबर 15 में पढ़ चुके हैं, उसका खालिक है। लॉर्ड केल्विन कहते हैं इसको। इसने स्टेटमेंट जो दी थी वो वन जो मैंने लिखी है वो यहाँ पे लेफ़्ट डायग्राम समझे तो इंशाल्लाह आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। तवज्जो रखिएगा। इसको आप हीट इंजन स्टेटमेंट कह सकते हैं। हीट इंजन स्टेटमेंट यानी हरारती इंजन। जो हमारे ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, गाड़ियाँ मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल्स हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, रिक्शा, टेलीविज़न जो है, मुख्तलिफ स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, ईच एंड एवरी जिसमें इंजन चलता है, काम करता है। अब इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि 100% एफिशिएंट इंजन बनाना नामुमकिन है। सिंपल एज दैट। यानी 100% एफिशिएंट हीट इंजन कैन नॉट बी डिवाइज्ड। क्या मतलब हुआ इसका? कि हम 100% एफिशिएंट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है कि कोई भी हीट इंजन जो साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा हो, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है रिवर्सेबल, रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब होता है विच रिटर्न्स टू इनिशियल अगेन एंड अगेन, विच रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट अगेन एंड अगेन, जो अपनी इब्तिदाई हालत को बार बार लौटे, वो कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। यानी जो इंजन है वो पिस्टन और सिलेंडर के अंदर जो उसकी वर्किंग है वो कंटिन्यूसली एक साइक्लिक प्रोसेस में। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो स्टेटमेंट आपको खुद ही इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। इस डायग्राम पे गौर करें तो इससे अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि हीट इंजन के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, तीन हिस्से, पार्ट्स, 1, 2, 3। अब आप सोचोगे मैंने दरमियान वाले को दूसरे नंबर पे नहीं बोला,
आप किसी भी नंबर में बोले हैं 3 हिस्से, मैंने किसी वजह से बोला है। अब एक हाई टेम्परेचर सोर्स होता है किसी इंजन का, जैसे फर्नेस है। कभी ये लफ्ज़ सुनाओ, फर्नेस। ये सोर्स का काम करता है किसी हीट इंजन में। ये सोर्स हो जाएगी जहाँ से उसको हीट इनटेक या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत हासिल हो जाएगी, जहाँ से वो लेगा तवानाई। दूसरे नंबर पर लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जैसे ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। अब हाई टेम्परेचर तो फर्नेस है जहाँ से उसको तवानाई मिले, सही है। लो टेम्परेचर कोल्ड बॉडी वो होगी जहाँ पे वो खारिज करे, निकाले। ये अमूमन आमतौर पे हमारा कंडेंसर या एटमॉस्फेयर होती है। जो हमारी फ़िज़ा है, ये कुदरत ने, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा सिंक रखा है। यह सिंक घरों में भी होता है, वो डंप करने के लिए या खारिज करने के लिए या इजाफी फालतू फुजला फेंकने के लिए होता है। तो बिल्कुल उसी तरह इंजन का जो तीसरा कंपोनेंट सिंक है, वो यही काम करता है कि इसमें तवानाई का बकिया मानदा रिजेक्टेड हिस्सा एक्सपेल या एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं साइलेंसर से निकल रहा है धुआं, तो हवा में जा रहा है, फ़िज़ा में जा रहा है। तो ये सिंक हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, सोर्स हो गया इनटेक एनर्जी लेने वाला फर्नेस, और वर्किंग एरिया हमारा ये हो गया जिस पे इंजन काम कर रहा है। अब वर्किंग से मुराद ये है कि जो इंजन स्टार्ट है, वर्किंग से मुराद है जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यानी ये यूज़फुल मैकेनिकल वर्क है। मैकेनिकल वर्क यानी कि इंजन चल रहा है। अब इंजन चलने का मतलब नहीं है कि गाड़ी सड़क पे चल रही हो, आपने इग्निशन दे दी, सेल्फ दे दिया, स्टार्ट हो गई, एक्सेलरेटर दबाएं ना दबाएं, गियर लगाएं ना लगाएं, स्टार्ट है। इसका मतलब है कि इंजन ने वर्किंग शुरू कर दी है, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट किया वो देखें धुआं निकला या पीछे से एग्जॉस्ट एक्सपेल से हीट एनर्जी रिलीज़ हुई। तो इसका मतलब देखें साइमल्टेनियस तीनों काम होना शुरू हो गए। तो केल्विन ने यही कहा था कि अगर मिसाल के तौर पर 100 जूल एनर्जी को इंजन ले, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए, स्टेटमेंट तो आसान है, और अगर फ़र्ज़ करें वो उसका 60 जूल एग्जॉस्ट कर दे, तो इसका मतलब है कि उसने यहाँ पे 100 माइनस 60 से 40 जूल काम किया। इसका ये मतलब हो गया कि ये Q1 माइनस Q2 के बराबर ये डिफरेंस ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड एक्सपेल्ड जो है, ये यूज़फुल वर्क डन है। यही किसी इंजन की एफिशिएंसी भी डिसाइड करवा देता है। एफिशिएंसी का ये सिंबल है ईटा, ई भी लिख सकते हैं, लेकिन सिलेबस में ये हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट, सही है। आउटपुट अपॉन इनपुट से निकलती है एफिशिएंसी। अब आउटपुट क्या है यहाँ पे, जो वर्क डन कर रहा है गाड़ी या इंजन चल रहा है, और इनपुट जो उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, Q1 हो गया। वर्क डन इज द डिफरेंस ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड हीट एग्जॉस्टेड या एक्सपेल्ड, तो ये हो गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर दूँ इस तरह से, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा Q2 अपॉन Q1। अब परसेंटेज एफिशिएंसी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। इसके न्यूमेरिकल भी होंगे इंशाल्लाह। अभी ये मैं न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए कर रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट बताऊँ और भाग जाऊँ मैं वीडियो 5 मिनट की बना के। मैं स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट अपने लिए करें, तो ये देखें फ़ायदा है। अब ये रेशो जो है ना, ये डिसाइड करता है किसी इंजन की एफिशिएंसी को। तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि Q2 0 हो गया, तसव्वुर करते हैं, यानी सिंक है ही नहीं। यही केल्विन ने इम्पॉसिबिलिटी बताई कि हो ही नहीं सकता ऐसा। Q2 0 रखेंगे तो ये Q2 अपॉन Q1 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अब ब्रैकेट में 1 माइनस 0 का मतलब 1 हो जाएगा, और बाहर 100 है, तो 1 इंटू 100 से 100 आ गया। ये इसने बोला था केल्विन ने कि कोई ऐसा इंजन बन ही नहीं सकता जिसका सिंक यानी कोल्ड बॉडी एग्जॉस्ट चैम्बर ही ना हो, यानी जो 100% वर्क कर दे, यानी 100 जूल ले तो 100 जूल कर दे, 1000 जूल ले तो 1000 जूल कर दे। इम्पॉसिबल। स्टेटमेंट पढ़ ले, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, नामुमकिनात वाली स्टेटमेंट बोली उसने। और ये स्टेटमेंट बड़ी हाई फाई होती हैं, बड़ी, जिसमें इम्पॉसिबिलिटी यानी कि एक तरह का समझे कि स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि हो ही नहीं सकता, वरना एक वेरी वेरी डिफ़िकल्ट का वर्ड भी होता है ज़िंदगी में। अ हीट इंजन दैट इज़ अ परपेचुअल इंजन। परपेचुअल इंजन या मोशन मशीन वो होती है
जो कंटिन्यूअसली चलती रहे और कोई लॉसेस ना करे, यानी जो कंटिन्यूअस इन साइकिल चलती रहे विदाउट एनी लॉस। परपेचुअल का मतलब होता है ना ख़त्म होने वाला, चलते ही रहने वाला, मुसलसल, कंटिन्यूअस। बिटवीन टू रिजर्वायर्स, दो रिजर्वायर जो हैं हॉट और कोल्ड, इसके दरमियान, देखिए अब इसके दरमियान ये हीट इंजन का आपको मंजर नज़र आ रहा है, ये है हीट इंजन की सूरत हाल। अब सोर्स सिंक, और क्या करें इम्पॉसिबिलिटी में, 100% कंप्लीट यूजफुल वर्क नहीं कर सकता। उसके लिए लाजमी उसके पास एक लो टेम्परेचर सिंक होना चाहिए जिसमें वो एनर्जी का एक हिस्सा डंप करे, रिजेक्ट करे या लॉस करे, एग्जॉस्ट करे, वरना एक बॉम्ब सा, एक्सप्लोजन सा बन जाएगा अगर अंदर ही अंदर हीट बनती रहे और रिलीज़ होने की जगह ही ना हो। तो ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी का हमारा लॉ था, लॉ मतलब यानी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब क्लॉसियस तो इससे भी हमारे करीब है ज़िंदगी के, ये कहलाती है रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। क्लॉसियस की जो स्टेटमेंट है ये कहलाती है रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। रेफ्रिजरेटर, जिसको हम ज़िंदगी में फ्रिज कहते हैं घरों में, ये क्या कहता है भाई क्लॉसियस ये कहता है कि हीट को हम कोल्ड बॉडी से हॉट यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते। लो टेम्परेचर पे हो ये और हाई टेम्परेचर पर हो ये। जैसे इसका मतलब था कि ये अगर हाई टेम्परेचर है T1 और ये है लो टेम्परेचर T2, तो T1 T2 से ज़्यादा है, सही है। तभी ये हीट देखें, एरो देखें यहाँ पे क्या लगे हुए, Q1 वर्क डन, Q2 यानी एनर्जी आई, वर्क डन किया, बाकी को उसने लॉस कर दिया। यहाँ पे देखें एरो रिवर्स नज़र आ रहे होंगे आपको, वर्क डन हुआ तो नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो से उल्टी हीट चली गई। अब नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट हर कोई जानता है, बचपन से पढ़ा होगा, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से कि हॉट से कोल्ड की तरफ जाता है। आम जिंदगी से मिसाल ले लें, अगर आप एक चाय का गर्म कप कमरे में लाके रखें तो वो ठंडा हो जाता है, ऐसे ही है। यानी अगर 60 या 70 डिग्री पर वो चाय का कप था तो उसने कमरे के 30 या 20 या 25 वाले टेम्परेचर में गर्म से ठंडे की तरफ हरारत मुंतकिल कर दी, यही हुआ नेचुरल, सही है, दैट्स इट। अब रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है, गौर से देखें, आपने उसके अंदर गर्म पानी की बोतल रखी 20 डिग्री वाली या 25 डिग्री वाली या 30 डिग्री वाली, उसने उसको 10 या 15 या 12 डिग्री तक ठंडा कर दिया, 8 डिग्री तक, जितना एफिशिएंट आपका रेफ्रिजरेटर है। क्या मतलब हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन हमें करना पड़ा, यानी ये एरो इनसाइड का मतलब है हमने एक्सटर्नल वर्क किया इसके ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले मुझे देख रहे हैं, तो वर्क डन बाय और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब ये ऑन द सिस्टम कौन करता है, अगर आपको पता हो, कंप्रेसर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंप्रेसर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मिलकर फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को ठंडा करते हैं। बोले हाँ, वेरी गुड। ये कंप्रेसर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये मिलकर गर्म चीज़ों को ठंडा कर देते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। इससे ये मतलब हुआ कि रेफ्रिजरेटर एक तरह का हीट पंप है। जैसे हमारा पानी का पंप जो है, मोटर जो है, वो पानी को रिवर्स अगेंस्ट ग्रेविटी उठा देता है, तो हीट पंप ने भी हीट को नेचुरल डायरेक्शन से उल्टा चला दिया, यानी ठंडे से गर्म की तरफ। तो अब कहानी समझ आई, वर्क डन रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों एरो मिलकर, यानी अगर हम वर्क डन प्लस Q2 कर दें तो ये Q1 आ जाए। इसमें ये मंजर बना
कि वर्क डन हमने किया तो उससे हीट एनर्जी लो से हाई टेम्परेचर की तरफ मुंतकिल हो गई। स्टेटमेंट पढ़ लें, आसान सी बात थी ये कि इट इज़ इम्पॉसिबल। देखिए अब ये इस वजह से दोनों सेकंड लॉ हैं कि दोनों ने एक ही बात दो अलग अंदाज में की। टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी, यानी ठंडे से गर्म की तरफ ले जाना नामुमकिन है। अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि नामुमकिन है। उसने कहा नामुमकिन है लेकिन मुमकिन है। ये समझे यार, विदाउट मुमकिन है अगर खर्चा करें वर्क का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कंप्रेसर का। कंप्रेसर देखें क्या करता है, कंप्रेसर उस लो प्रेशर फ्लूइड को, जो फ्लूइड गैस या कूलिंग गैस होती है, उससे वो हाई प्रेशर रीजन में ले जाता है और नतीजा वो चीज़ ठंडी हो जाती है जो अंदर रखी होती है फ्रिज में और रेफ्रिजरेटर में। तो ये करने की बुनियाद पर ये हीट रिवर्स हुई, वरना आम हालात में हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी। आप कहीं नहीं जाइएगा, 1 मिनट रुक जाएं। ये व्हाट्सएप ग्रुप कई मरतबा बता चुका हूँ, बहुत स्टूडेंट इसमें शिरकत कर भी चुके हैं, ज्वाइन भी कर चुके हैं। 1 टाइम पेमेंट है। काफ़ी सारे लोग डर रहे हैं कि ये क्या न्यूज़ है। ये न्यूज़ है बिल्कुल ऑथेंटिक सर जवाद JJC की। आप 1 टाइम पेमेंट पे इजी पैसा में इसको अवेल कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ पूरे सेशन की फ़ीस है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों फ़ीस है, क्योंकि इसमें आपको पूरा स्टडी के तरीके से प्लान लेकर चला जाएगा। ये वो वाला चिट चैट ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप। यानी इसमें आपको नोट्स, गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, प्रिपरेशन मेथड, गाइडलाइन, टेस्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन से। तो ये जल्द फैसला करें, अक्टूबर चल रहा है, देर करेंगे तो उतना ही आपको कंजेशन आ जाएगा। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें, वालिदैन का ख़ास करके ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।